हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस। क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिए थे कि सेपरेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम सेपरेशन करते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, है ना। सेपरेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के मिक्सचर हमारे पास हमें हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ने हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। और साथ हमने फिर बात की थी अलग अलग मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो वो मेथड्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो आज हम इसे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर चैप्टर में कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो उसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से क्वेश्चन आंसर के साथ साथ। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था, आप उसे रिवाइज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि थ्रेसिंग क्या है, संघनन क्या है, मिश्रणों को कैसे अलग किया जा सकता है, ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि छनाई और निस्पंदन के बीच अंतर हमें बताना है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है छनाई, ठीक है, जिसको हम सीविंग भी कहते हैं। जाली का उपयोग करके बड़े ठोस कणों को अलग करना और सूखे ठोस पदार्थों के लिए उपयोग ये किया जाता है, जैसे कि आटा। ठीक है, सूखे पदार्थ जैसे कि हम बात करें, जैसे आटा है। ठीक है, तो आटे में कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, हम जानते हैं, जैसे उसमें भूसा होता है, हो सकता है कुछ ऐसे गेहूं के पार्टिकल्स हो जो पिसे हुए ना हो कंप्लीटली, कुछ और भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छलनी लेते हैं जिसको हम सीव कहते हैं। सीव की मदद से हम सीव पर जो है वो आटा डालते हैं, वो पूरा मिक्सचर डालते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज भी है। फिर उसको शेक करके छान लेते हैं। जब हम इसको हिलाते हैं बच्चों, तो इसमें इस छलनी में जो छोटे छोटे छिद्र बने हुए होते हैं, इन छिद्रों से आटा जो है वो नीचे निकल आता है। और जो इम्प्योरिटीज हैं, जिनका आकार क्या है, बड़ा है, जो साइज में थोड़ा बड़ी है, वो ऊपर ही रह जाती हैं। फिर इस प्रकार से हम इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं आटे से, और हमें जो है शुद्ध पदार्थ मिलता है। ये तो हो गया पहला मेथड, छनाई वाला। इसके अलावा छनाई सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आटे को ही छान सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर हमारे पास अलग प्रकार की दाल है, जैसे कुछ दाल मोटी है और कुछ दाल बारीक है, तो इनको भी छन्नी में हम क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, छलनी होनी चाहिए जिसके छिद्रों का आकार थोड़ा बड़ा हो, जिससे छोटे वाले दाल के पार्टिकल्स नीचे आ सके और मोटी वाली जो दाल है वो ऊपर ही रह जाए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर छान सकते हैं अलग अलग पदार्थों के मिश्रणों को। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं निस्पंदन की। यह प्रक्रिया छोटे छिद्रों वाले फिल्टर पेपर का उपयोग करके अघुलनशील ठोस पदार्थों को तरल से पदार्थों से अलग करती है। इसका उपयोग तरल तरल ठोस मिश्रणों जैसे चाय के लिए किया जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि रेत और पानी का एक मिश्रण हमने तैयार किया है, रेत और पानी का एक मिश्रण हमने तैयार किया। अब हम जानते हैं रेत जो है वो पानी में नहीं घुलती, है ना। देखो, हमारे पास पदार्थ कैसा होना चाहिए, अघुलनशील होना चाहिए। अगर हम नमक और पानी के मिश्रण की बात करते हैं, तो इसको जो है हम निस्पंदन से पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों नमक जो है वो पानी में अच्छे से घुला हुआ होता है, और ये एक प्रकार का स्टेबल सॉल्यूशन होता है, यानी कि स्थायी सॉल्यूशन ये होता है। तो हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते। और दूसरे मेथड है जैसे कि इवेपोरेशन है, और अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक अघुलनशील ठोस पदार्थ की, जैसे कि रेत पानी में घुला हुआ हो, या हम बात करें चॉक पाउडर पानी में घुला हुआ हो। ठीक है, तो रेत, चॉक पाउडर या मिट्टी पानी में घुली हुई होती है, तो हम जानते हैं ये अच्छे से पानी में नहीं घुलती, क्योंकि चॉक, मिट्टी, रेत, ये सभी क्या है, अघुलनशील पदार्थ है।
तो जब ये पानी में मिले हुए होते हैं तो इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर बनाते हैं। फिल्टर पेपर को एक इस तरीके का हम सेटअप लगाते हैं, देखो। और यहाँ पर आ जाता है हमारा फनल, ठीक है। और नीचे आ जाता है हमारा कोई भी कंटेनर, बीकर हो या कोई भी कंटेनर हो। अब ये जो फनल है, इस फनल पर हम लगा देते हैं बच्चों फिल्टर पेपर को, इसी आकार में घुमा करके, है ना, ऐसे ही ट्रायंगल शेप में उसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड कैसे करेंगे, देखो फिल्टर पेपर ऐसा होता है ना। इस पेज को यहाँ से यहाँ फोल्ड कर देंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले भाग को इधर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर हमें जो है ऐसा टाइप का कुछ जो है पेपर हमें मिल जाएगा फिल्टर पे। ऐसा टाइप का हमें कोन मिल जाएगा, कोन शेप, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, ये जो कोन शेप है इसे हम इस फनल के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब इस फनल में जब हम इस फिल्टर पेपर को लगा देंगे, अब हम अपना ये जो जो हमारा ये मिट्टी पानी वाला, रेत वाला और पानी वाला जो मिक्सचर है, इसको हम इसमें डालेंगे। अब जैसे ही हम इसको इसमें डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो पानी है वो तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, वाटर यानी कि जो पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और जो सैंड है यानी कि रेत है वो यहाँ पर फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो पानी है जो नीचे इकट्ठा हो चुका है, फिल्टर पेपर से छन करके नीचे आ चुका है, ये साफ पानी है, इसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। और ये जो ऊपर रेत बची है इसे हम कहेंगे रेजिड्यू, ठीक है, इसे कहा जाएगा रेजिड्यू, ठीक। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन की ये प्रोसेस होती है। लेकिन ये कैसे होगी, जब हमारे पास इमिसिबल लिक्विड होगा। इमिसिबल यानी कि जो एक दूसरे में, जो दोनों कंपोनेंट हमने लिए हैं ना एक मिक्सचर में, वो आपस में अच्छे से घुले हुए जब नहीं होंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जो मिसिबल लिक्विड है उसे सेपरेट नहीं कर सकते इस प्रोसेस से। मिसिबल लिक्विड जैसे कि अगर हम बात करें नमक और पानी का मिक्सचर, ये एक मिसेबल लिक्विड है। विनेगर और पानी का मिक्सचर, ये भी एक मिसेबल लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है। चलिए, अब जैसे चाय है तो चाय को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो चाय को कैसे सेपरेट किया जाता है, इसको भी फिल्टर किया जाता है। कैसे करते हैं फिल्टर, हम क्या करते हैं कि चाय जब बन जाती है तो उसमें चाय की पत्ती होती है, तो छलनी हम लेते हैं और छलनी के थ्रू हम चाय को डालते हैं। नीचे हमारी कप में जो है चाय इकट्ठी हो जाती है और छलनी में बच जाता है रेजिड्यू, जिसे हम चाय की पत्ती कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस मिश्रण को भी हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों में अंतर देखा। छनाई कैसा मिक्सचर था, ये बच्चों दोनों ही जो ठोस कण हो, जैसे आटा है उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो भी कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड ही सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं दोनों, तो हम सीविंग की मदद से इसको सेपरेट करते हैं। लेकिन जो निस्पंदन है, फिल्ट्रेशन टेक्निक है, यहाँ पर एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, और सॉलिड कैसा होना चाहिए, अघुलनशील होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सेपरेशन करते हैं, ऐसे सेटअप लगा करके। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसवन क्या है और इसका उपयोग कब किया जाता है। अब आसवन के बारे में बात करते हैं। आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो द्रवों को उनके क्वथनांक के आधार पर, यानी कि जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है उसके आधार पर अलग करती है। इसका उपयोग शुद्ध द्रव प्राप्त करने के लिए, किसी विशिष्ट घटक की सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका उपयोग शुद्ध द्रव प्राप्त करने के लिए या किसी विशिष्ट घटक की सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्लियर है आसवन की प्रक्रिया। क्लियर है डिस्टिलेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, पदार्थों का पृथक्करण क्यों आवश्यक है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो सबसे स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा कि पदार्थों का पृथक्करण, तो चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। लेकिन क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यकता हमें ये पड़ गई कि हमें पदार्थों को पृथक करना है। तो क्यों करते हैं हम पृथक,
चलिए, तो इसके बारे में पहले हम सोच लेते हैं थोड़ा। देखो, पदार्थों को पृथक करने के हमारे क्या-क्या फायदे हैं। एक तो अगर कोई मिक्सचर है, उसमें से हमें कोई पदार्थ को हम अलग कर रहे हैं, यानी कि हम किसी उपयोगी पदार्थ को अलग कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक उपयोगी पदार्थ मिलेगा। दूसरी चीज, जिस पदार्थ को हम हटा रहे हैं वो क्या है? वो एक अनुपयोगी पदार्थ ही होगा। जैसे हम बात करें कि दाल में से कंकड़ को अलग करना, हम हस्त चयन की प्रक्रिया द्वारा दाल से कंकड़ को अलग करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? पहली चीज, दाल, ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिले, यानी कि पूरी साफ दाल हमें मिले। दूसरी चीज, इसमें जो अनुपयोगी पदार्थ है, जो कि पत्थर है, जो हमारे किसी काम का ही नहीं है और हानिकारक भी है, तो हानिकारक पदार्थ को या जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको हटाने के लिए, इसीलिए भी पृथक्करण किया जाता है। दूसरी चीज, एक प्रकार से ये जो अनुपयोगी पदार्थ है तो अशुद्धि ही, है ना? अच्छा, जरूरी नहीं हमेशा अनुपयोगी पदार्थ अशुद्धि ही हो, कभी हो सकता है जो अनुपयोगी पदार्थ हो वो उस समय हमारे उपयोग में ना हो लेकिन बाद में उपयोग में आ सके, है ना? जैसे जब हम आटे को छानते हैं, उसमें से भूसा अलग करते हैं, ठीक है, तो भूसा अनुपयोगी पदार्थ है हमारे लिए, लेकिन उसको हम गाय को खिलाने के लिए चारे के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, तो हम उसको अशुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे, हम उसको एक प्रकार से अनुपयोगी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे हम चाय को छानते हैं तो चाय पत्ती को अलग कर देते हैं। देखो, चाय हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है, इसको हम पीते हैं, उपयोग करते हैं इसका, ठीक है, तो ये हमने हमारा शुद्ध पदार्थ हो गया। फिर दूसरा है चाय पत्ती, जिसको हम छान लेते हैं अलग। अब इसको हम प्लांट्स में डाल सकते हैं, ये खाद के रूप में काम आ सकता है तो ये वहां पर भी उपयोगी पदार्थ, लेकिन चाय के समय में ये अनुपयोगी बन जाता है। ठीक है, चलिए, अब जैसे कुछ पदार्थों से अशुद्धियां अलग करना, जैसे जब हम चावल पकाते हैं तो चावल को पकाने से पहले चावल को धोया जाता है। तो धोते क्यों है चावल को पकाने से पहले? है ना, पानी डालते हैं, फिर पानी डालने से क्या होता है, उसमें जो अशुद्धियां होती है वो ऊपर की तरफ आती है, फिर उन अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं ताकि वो खाने में ना आए, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए तो पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? देखो, एक तो हमें उपयोगी पदार्थ मिलता है, अनुपयोगी पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ हट जाता है। ठीक है, इसीलिए पृथक्करण आवश्यक है। अब आंसर यहाँ पर रीड करते हैं। अशुद्धियों को दूर करने, उपयोगी घटक प्राप्त करने या दैनिक जीवन या औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में आगे उपयोग के लिए मिश्रण को अलग करने के लिए पृथक्करण आवश्यक है। चलिए, इतनी इजी सी ये डेफिनेशन थी, जो हमें पहले से पता था, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, लगभग वैसे ही हमने डेफिनेशन को तैयार किया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं या बुक में लिखी हुई डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें मिश्रण में विभिन्न घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण हमें देने हैं। तो क्यों आवश्यकता होती है, खैर अभी हमने पढ़ लिया है इसको, समझ लिया है। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। चलिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वे मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात तो हमें पता है। मिश्रण के घटकों को अलग कर देना चाहिए क्योंकि कुछ घटक उपयोगी नहीं हो सकते हैं या मिश्रण के उपयोगी घटक को खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम एक घटक को अलग कर देते हैं। उदाहरण के लिए, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को छलनी से तरल पदार्थ से अलग किया जाता है, क्योंकि चाय हमारे लिए उपयोगी है लेकिन चाय की पत्ती हमारे लिए उपयोगी नहीं है। गेहूं, चावल या दालों से पत्थर के टुकड़े हाथ से निकालना, ठीक है, तो गेहूं, दाल या चावल जो है, उनसे जब हम पत्थरों के टुकड़े को अलग करते हैं या उसमें जो भी अलग और अशुद्धियां होती हैं उनको अलग करते हैं, तो ये भी क्या है, इसका ही एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि गेहूं, चावल, दाल, इसका तो हम सेवन करते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं, जबकि पत्थर यहाँ पर हानिकारक तत्व है। ठीक है, और एक अनुपयोगी तत्व है, इसीलिए हम इसे यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक, क्लियर है? तो चलिए, तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, तो वहां पर आप इस तरीके से भी आंसर आप दे सकते हैं। चलिए, नोट कीजिए बच्चों इसे भी।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विनोइंग क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखो बच्चों, विनोइंग जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी थी एक साथ, थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। ये ज्यादातर फार्मर्स जो है इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। तीनों टेक्निक का, थ्रेसिंग, विनोइंग और सीविंग। सीविंग का तो खैर हम भी करते हैं, ठीक है। अब ये टेक्निक यूज की जाती है हार्वेस्टिंग के बाद, है ना। जब फसलों की हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई की जाती है, उसके बाद थ्रेसिंग की जाती है, थ्रेसिंग के बाद विनोइंग किया जाता है और विनोइंग के बाद सीविंग की जाती है, ठीक है। अब थ्रेसिंग तो हमें पता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में थ्रेसिंग वाला एक क्वेश्चन भी किया था कि अनाज के जो डंठल है उनसे अनाज के दाने को अलग करना, उन्हें पीट करके, इस प्रोसेस को तो हम थ्रेसिंग कहते हैं। अब विनोइंग जो है थ्रेसिंग के आगे की प्रोसेस है। अब विनोइंग में क्या होता है, देखो बच्चों, थ्रेसिंग प्रोसेस में जो हमने अनाज या अन्न या हम कहें जो भी ग्रेन्स या अनाज के दाने जो है, जो हमने अलग किए थे डंठल से। अब ऐसा तो है नहीं कि जब हम डंठल को पीटेंगे तो सिर्फ उससे अनाज के दाने ही अलग होंगे, उसके साथ साथ कुछ डंठल के टुकड़े, भूसा, थोड़ा बहुत मिट्टी और भी अशुद्धियां भी इसके साथ इकट्ठी होती हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही तो इसको जो है इस अनाज पे ऐसे ही उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी इसमें काफी मात्रा में अशुद्धियां हैं। तो तब की जाती है विनोइंग की टेक्निक। अब विनोइंग की टेक्निक में किया क्या जाता है कि थोड़ा हाइट पर खड़ा हुआ जाता है, ठीक है। थोड़ा हाइट पर क्या होंगे, हम खड़े होंगे और फिर हम एक सूप में अनाज को डालेंगे और उसको ऊपर से हवा में, हवा के साथ साथ जब हवा चल रही हो तो हम क्या करेंगे, सूप से अनाज को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, नीचे डालेंगे, ठीक है। जब हम अनाज को ऊपर से नीचे डालेंगे तो हवा के साथ साथ हवा के झोंके की मदद से जो उसमें अशुद्धियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी और अनाज के दानों का एक ढेर नीचे पे लग जाएगा। क्योंकि अशुद्धियां कैसी होती हैं, हल्की होती हैं, इसीलिए वो हवा से अलग हो जाएंगी। और अनाज के जो बीज है वो भारी होते हैं, भारी होने के कारण वो एक ढेर नीचे पे लगा देते हैं। इस प्रकार हम इससे काफी सारी अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि विनोइंग के बाद हमने ये जो अनाज के दाने थे ये लिए, लेकिन इन अनाज के दानों में बहुत सारी क्या है बच्चों, अशुद्धियां हैं। तो क्या किया जाता है इस प्रकार सूप में जो है अनाज के दाने भरे जाते हैं। देखो इसकी हम डायरेक्ट इमेज देखते हैं। जैसे ये हमें इमेज दिख रही है, क्या किया जा रहा है इसमें कि थोड़ा ऊंचाई से सूप में जो है अनाज के दाने भरे भरे गए हैं और इन अनाज के दानों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है या डाला जा रहा है। ऊपर से जब नीचे की तरफ अनाज के दाने आते हैं तो हवा भी चलती रहती है साथ में, तो हवा की मदद से ये अनाज के दाने जो हैं इन्हें क्या किया जा रहा है, ये अनाज के दाने तो नीचे आ जाते हैं क्योंकि ये भारी होते हैं और इनमें जो अशुद्धियां होती हैं वो हल्की होती हैं, तो हवा से वो अशुद्धियां हट जाती हैं। तो इस प्रकार से काफी सारी अशुद्धियां जो है अनाज से हट जाती है और हमें जो है एक तरह से शुद्ध अनाज मिलता है। हालांकि इसके बाद इसमें कई अशुद्धियां बच जाती हैं जो सीविंग की टेक्निक द्वारा अलग की जाती है, लेकिन फिर भी विनोइंग टेक्निक काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पर इस टेक्निक से जो है काफी अशुद्धियां हट जाती है, ठीक। तो इस तरीके से आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ इमेज में, इस तरीके से, ठीक है, जैसे यहाँ इमेज में हमें दिख रहा है। ऐसे जो अशुद्धियां है इस प्रकार से यहाँ पर अलग हो जाती हैं और अनाज के जो दाने हैं वो इस प्रकार से एक ढेर जो है इनका बन जाता है। तो ऊंचाई पर चढ़ करके इसे किया जा सकता है या हाथ को ऊंचा करके काफी ऊंचाई से भी इसे अगर हम डालते हैं इस प्रकार से तो ऐसा हमें जो है शुद्ध पदार्थ मिल जाता है, ठीक। क्लियर है इतना? चलिए, तो क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है मिश्रण से घटकों को अलग करने की विधि को
विनोइंग कहते हैं, सिंपल सही बात लिखी गई है। इस विधि में मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा या हवा के झोंकों से अलग किया जाता है। इस विधि का उपयोग किसान अनाज के भारी बीजों से हल्के भूसे के कणों को अलग करने के लिए करते हैं। अब हमने समझ लिया है कि विनोइंग टेक्निक क्या होती है और किसान कैसे इस टेक्निक का यूज करते हैं जिससे कि बीज अलग हो जाए और जो हल्का भूसा है वो भी अलग हो जाए। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए तो हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, आप रेत और पानी को उनके मिश्रण से कैसे अलग करेंगे? तो रेत और पानी को कैसे आप अलग करेंगे? देखो बच्चों, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम फिल्ट्रेशन टेक्निक कर सकते हैं और एक हम सेडिमेंटेशन डिकैंटेशन हमने पढ़ा था ना, तो वो टेक्निक का उपयोग भी हम कर सकते हैं। कैसे? देखो, पहली टेक्निक तो ये हो सकती है कि हम क्या करेंगे कि मिश्रण को, ये जो रेत और पानी का मिश्रण है, इसको थोड़ा देर तक रहने देंगे। ठीक है, इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। जब हम इसको कुछ समय के लिए रख देंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो रेत है वो नीचे तले पर बैठ जाती है और पानी पानी ऊपर रहता है। ठीक है, क्योंकि जो रेत है वो भारी होती है और ये जो सॉल्यूशन, ये जो मिक्सचर हमारे पास था, ये कैसा है? अनस्टेबल है, यानी कि अस्थाई है। इस वजह से ये जो रेत के जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और पानी पानी ऊपर रह जाता है। फिर क्या किया जाता है? इसको उठा करके हल्के हाथों से किसी दूसरे बीकर पर उड़ेल दिया जाता है, जिससे कि दूसरे बीकर पर चला जाएगा पानी और पहले बीकर पर रह जाएगा सिर्फ रेत ही रेत। तो इस तरीके से हम रेत और पानी के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये तो हो गया पहला मेथड जहां पर सेडिमेंटेशन और डिकांटेशन प्रोसेस से हम ये इसको क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। देखो, जब हम बीकर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो नीचे जो रेत इकट्ठी हो जाती है ना, उसे कहा जाता है सेडिमेंट। ठीक है, और ऊपर ऊपर पानी होता है। फिर इस टेक्निक को क्या किया जाता है? आगे बढ़ाया जाता है। उस बीकर को उठाया जाता है, उसमें जो वाटर है, वाटर को किसी दूसरे बीकर में या किसी दूसरे कंटेनर में डाला जाता है और रेत जो है वो पहले कंटेनर में रह जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों, पूरी तरीके से पृथक्करण नहीं होता। पूरे तरीके से दोनों जो कंपोनेंट्स है वो अलग नहीं होते, क्योंकि हो सकता है जिसमें हमने पानी डाला है उसमें थोड़ा बहुत रेत के पार्टिकल्स चले जाएं और जो रेत के पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत पानी बच जाता है। दूसरा मेथड है फिल्ट्रेशन, जहां पर जैसे हमने पहले अभी सेटअप लगाया था लास्ट क्वेश्चन में, इस तरीके का सेटअप हमें लगाना है और फिल्टर पेपर वहां पर लगा देना है। फिर उसमें हमें रेत और पानी का मिक्सचर डालना है। तो हम देखेंगे पानी पानी नीचे आ जाएगा और रेत जो है एज अ रेजिड्यू फिल्टर पेपर पर ही रहेगा। ठीक है, और फिर हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो सारा पानी नीचे आ जाएगा, रेत ऊपर ड्राई हो जाएगी, या हम इसे ड्राई भी कर सकते हैं अलग से किसी चाइना डिश में। ठीक है, वैसे तो रेत अपने आप ही ड्राई हो जाएगी कुछ समय में। ठीक, और नीचे वाटर हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों मिक्सचर, ये जो मिक्सचर था दोनों कंपोनेंट का, उसको अलग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या गेहूं के आटे में मिली चीनी को अलग करना संभव है? अगर हाँ तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए, इसे तो आप खुद से भी एक बार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार आप खुद से सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में कि गेहूं के आटे में चीनी मिल गई है। ठीक है, अब आप जानते हैं गेहूं के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो तो बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जबकि चीनी के पार्टिकल्स गेहूं के पार्टिकल के कंपैरिजन में थोड़ा बड़े साइज के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पतली वाली छलनी का उपयोग करेंगे जिसके छिद्र जो है इतने छोटे हैं कि सिर्फ जो है गेहूं के पार्टिकल्स ही नीचे जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस छलनी को लेंगे और इसमें ये जो मिश्रण बन गया है गेहूं के आटे का और चीनी का, वो डालेंगे। फिर हम इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि जो बारीक छेद है छलनी में, उनमें से सिर्फ उनमें से सिर्फ जो गेहूं है वो पास हो जाएगा और चीनी चीनी ऊपर बच जाएगी। लेकिन अगर हम इसका मिक्सचर बनाते हैं तो कैसे सेपरेट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। चीनी और गेहूं के आटे को पानी में हमें मिलाना है। ठीक है, चीनी को घुलने देने के लिए घोल को हिलाएं। अब मिश्रण को छान लें।
मिश्रण में चीनी का घोल होगा तथा अवशेष गेहूं का आटा होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो दो तीन मेथड्स हैं अलग अलग। अगर हम इसको घोल बना लेते हैं, घोल बना करके सेपरेट कर सकते हैं, या हम छान लेते हैं तो छान कर भी हम सेपरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप गंदे पानी के नमूने से साफ पानी कैसे प्राप्त करेंगे? तो गंदे पानी से हमें साफ पानी कैसे मिलता है? चलो, तो कैसे मिलता है? देखो, जो भी हमारे पास गंदा पानी है या अशुद्ध पानी है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर थोड़ा देर में जो उसमें अशुद्धियां होंगी वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। ठीक है, जब अशुद्धियां नीचे की तरफ बैठ जाएंगी तो उस पानी को हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे और अशुद्धियां पहले बर्तन पर रह जाएंगी और पानी जो है दूसरे बर्तन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पानी को सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बच्चों बन सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली आंसर, आप आसानी से जो है आंसर आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई होती है क्वेश्चंस की। तो बच्चों, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के कई सारे अलग तरह के क्वेश्चन भी हमने देखे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।